हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के बहुविकल्पी एवं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक हल करेंगे। इसमें 6 खंड दिया रहता है, ए बी सी डी ई एफ। ये 6 खंड हैं। 6 खंडों में से कोई 5 खंड आपको करना है और एक प्रश्न इसमें 4 अंक का आता है। तो अगर ये प्रश्न आपका सही हो जाता है तो आप लोग 4 नंबर पा जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा है दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो मान लीजिए 2 का ए पार्ट है। माना पहली विषम संख्या माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का इनके वर्गों का योगफल 290 है। तो इनका वर्ग कर दीजिए। इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे तो क्या आएगा, सिंपलाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस इसका प्रसार करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर ऐड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 को आप इधर बुला लीजिए, 290 माइनस 290 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस 286 आएगा बराबर 0। देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 2 कॉमन आ रहा है। तो आप लिखिए समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर अपान 2 प्लस 4x अपान 2 माइनस 286/2 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसमें कट जाएगा 2 1 2 2 4 2x माइनस इसमें 100 आ जाएगा 43 बराबर 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x के स्थान पर 143 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 2 आ जाए। तो ऐसे 2 गुणनखंड क्या हैं, 13 और 11। 13 और 11 गुणा करेंगे तो 43 आएगा और 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा। तो इसके स्थान पर क्या हम लोग लिखते हैं 13 माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो आपका हल आ रहा है 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 13 बचेगा। इसमें से माइनस 11 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 13 बचेगा इसमें भी। तो आपका फाइनली आ रहा है x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, x प्लस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 11 इक्वल टू 0 या x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 11 या x इक्वल टू माइनस 13। ये अमान्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि आपसे धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछा है। तो x क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये तो ऋणात्मक आ गया, इस कारण से इस मान को हम लोग छोड़ देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 11। अब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा पहली विषम संख्या
धनात्मक विषम संख्या बराबर 11। एक्स माने हो तो एक्स का मान क्या आएगा 11। दूसरी धनात्मक विषम संख्या बराबर आपका आ जाएगा x+2 है तो आपका आ जाएगा 11+2 बराबर 13। पहली विषम संख्या 11 होगी, दूसरी विषम संख्या 13 होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 के क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इस प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 का b हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10x + y। अब बात आती है संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या बराबर हो जाएगा। अगर अंक आप पलटेंगे मतलब इकाई के स्थान पर आप दहाई वाला अंक लिखेंगे और दहाई वाले स्थान पर इकाई का अंक लिखेंगे तो संख्या आपकी हो जाएगी 10y + x। अब आप प्रश्न पढ़िए, लिखिए प्रथम शर्त के अनुसार आपका क्या है, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग बराबर 9 तो x + y बराबर 9। समीकरण 1 बन गया आपका। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहती है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रही है, हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से प्रश्न। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना करिए, जो ए वाली संख्या है इसका 9 गुना ये बराबर है इस संख्या के 2 गुने से। तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 10x + y ये बराबर किसके है, ये बराबर है 2 गुणे 10y + x के। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा करिए तो 90x आ जाएगा। ये 90x क्या आ जाएगा, 90x आ जाएगा। फिर 9y बराबर 20y + 2x। आप x वाला पद एक साथ कर लीजिए, y वाला पद एक साथ कर लीजिए। तो 90x - 2x बराबर 20y - 9y। तो 90x में से आप 2x घटाएंगे तो 88x आएगा बराबर इसमें से क्या जाएगा 11y। तो 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88, 8 बार गया तो क्या गया 8x बराबर y। तो इसको आप पलट कर लिख लीजिए y बराबर 8x। समीकरण 2। अब समीकरण देखिए, समीकरण 2 से y बराबर 8x समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने
पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x पहले से था, y का मान आप 8x रखेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 9। समीकरण एक यही है, इसमें x पहले से रखा है, इसको डाल लीजिए, y का मान क्या रखिए आप 8x रख दीजिए। क्या आ जाएगा आपका 9x बराबर 9। तो x बराबर 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 1। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखो समीकरण 2 में x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा y बराबर 8 गुणे 1। तो क्या हो जाएगा y बराबर 8। आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आंसर लिखेंगे आप, आंसर संख्या बराबर, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या आप माने हैं, संख्या आप यहाँ पर माने हैं, देखिए संख्या आपकी कितनी है 10x प्लस वाई, कितनी है 10x प्लस वाई। तो आप संख्या यहाँ पर लिखिए कितनी है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसको आप रखेंगे तो 10 गुणे x का मान 1 है, y का मान 8 है, तो 10 1 के 10, 10 प्लस 8 कितना आएगा 18 आ जाएगा। संख्या क्या है आपकी 18, आंसर होगा आपका ये। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिया है कि दी गई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है। दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण C तथा कोण B इक्वल टू कोण D। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग ये चित्र बनाइए। पहले क्या करेंगे आप, 2 का C आप हल कर रहे हैं तो पहले आप इसका चित्र बना लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका पर। इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। कैसे बनेगा देखिए, इसको ऐसे बना लीजिए, इसको आप ऐसे, इसको A नाम, इसको C नाम, इसको O नाम, इसको D नाम, इसको B नाम दीजिए। अब जो दिया है उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, लिखिए दिया है क्या दिया है आपका, दिया है OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया है। अब आप ऐसा कुछ करिए तो 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है क्या आपका AOB, एक है COB। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट OA अपान OB तीसरी भुजा है, ये नहीं है, OB तीसरी भुजा है। इधर से क्या लाएंगे OC लाएंगे, OC बराबर OD बटे OB ना, रिजल्ट 1 हो गया आपका ये। आप देखिए यहाँ वाले और यहाँ वाले 2 कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। आप लिखिए चूँकि कोण AOD बराबर कोण COB, रीजन क्या देंगे, ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब आप समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या पा रहे हैं, समीकरण 2 से भुजा कोण भुजा जिसको आप कहते हो SAS समरूपता के नियम से क्या मिल जा रहा है आपको, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। अगर
कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है एवं संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो इससे क्या मिलेगा आपको? दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। क्यों बराबर होगा? लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये आपका प्रश्न सर हुआ। आपको यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। ये दो चीज़ आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक इसका हल है 2D का हल है। इसके लिए पहले हम दो संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। संकेंद्रीय वृत्त वह वृत्त होते हैं जिनका केंद्र समान होता है परंतु त्रिज्या अलग अलग होती है। एक वृत्त ऐसा बना लेंगे, एक वृत्त इसके अंदर बना लेंगे, एक केंद्र हुआ। यहाँ से आपकी एक आसपास रेखा खींच दीजिए। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब कि इस बिंदु पर जितना भाग इधर है उतनी भाग इधर है, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो इसको हम ये क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या सिद्ध करना है? आप ए ओ हो गया, आप सिद्ध करना है। लिखिए सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? ओ हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए पी हो गया। जहाँ पर टच कर रहा है स्पर्श रेखा इस वृत्त को वही स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ को हम लोग क्या कहते हैं? रचना कीजिए। आप क्या करेंगे? बिंदु ओ को बिंदु P से मिलाया। आप मिला दीजिए। जितना रचना करते हैं उसको हम लोग डॉटेड बनाते हैं। यहाँ से ये मिलाया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, लिखिए इसकी उपपत्ति इसको कहते हैं, उपपत्ति प्रूफ इसका। लिखिए चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं आप? वी नो दैट वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। देखिए जो एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। जो छोटे त्रिज्या की त्रिज्या है ये स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण इधर भी बनाती है, इधर भी बनाती है। तो
चूँकि OP लघुवृत्त की त्रिज्या है, लघुवृत्त की त्रिज्या है तथा बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB को तथा P पर त्रिज्या तथा P पर स्पर्श रेखा AB को स्पर्श करती है। अतः इसलिए OP जो है लंबवत है AB के, OP लंबवत है AB के। पुनः we know that वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब यही लंब है, यह जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, करता है। तथा OP जो है लंब AB है, इसलिए OP AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। इसलिए AP बराबर BP, ये सिद्ध हुआ आपका। ये क्या हुआ आपका? सिद्ध हुआ। इतना आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। यह क्वेश्चन 4 नंबर पाने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, एक थैले में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफ़ेद है, नीली है, लाल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। आप इसके क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 का ई पार्ट आप करिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। आप लिखेंगे, थैले में नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर 3। थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर 2। थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 4। अतः कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गेंदों की संख्या बराबर 3, 2, 5, 4, 9 गेंद। कितनी गेंद? 9 गेंद। अब आपसे प्रायिकता पूछ रहा है कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफ़ेद है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 का हल। नंबर 1 का लिखेंगे कैसे, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर सफ़ेद गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। ये सूत्र है। तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। तो आपका आंसर कितना आया, 2/9। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखें, पूछा है नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंद होने की प्रायिकता बताइए। तो अगला आप देखेंगे, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 9 है। इसको आप हल करेंगे, 3 1 के 3, 3 3 9, कितना आया, 1/3। अगला क्या है, अगला आपका है लाल गेंदों की संख्या। तो थर्ड देखिए, थर्ड है आपका लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 4 है। कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 9 है। 4/9 इसका क्या हो गया आंसर। तो प्रश्न ई, दूसरे के प्रश्न ई का ये आंसर हुआ। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन एफ वाला, लेकिन इसमें से 5 करना है। हम आपको 6वां प्रश्न करवाने चल रहे हैं। आप देखिए, तो लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करना है आपको। माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता क्या गई है, 0 से 10 की 7, 10 से 20 की 4, इसकी 2, 30 से 40 की 2, 40 से 50 की 3, 50 से 60 की 2। तो माध्यिका कैसे हम लोग याद करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं। देखिए, इसको समझिए आप कैसे हल करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम हम लोग वर्ग अंतराल का, एक कॉलम बारंबारता का, एक कॉलम संचयी बारंबारता का। तो हम लोग वर्ग अंतराल में जितना वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 लिख लेंगे। फिर बारंबारता वाले कॉलम में जो बारंबारता दी गई है, ये बारंबारता जो दी गई है, इसको हम लोग इस कॉलम में लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। इसके जोड़ को क्या कहते हैं हम लोग, इसके जोड़ को हम लोग n कहते हैं। इसको आप जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 9 3 18, 18 2 20 आ रहा है इसका जोड़। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, इसी बारंबारता को आप अगली वाली बारंबारता में जोड़कर लिखिए। तो 7 है, 7 लिख दीजिए। अब 7 में अगला बारंबारता जोड़िए, 7 4 11, 11 में अगला जोड़िए, 11 2 13, 13 में अगला 2 जोड़िए, 13 2 15, 15 में 3 जोड़िए, 18, 18 में 2 जोड़िए, 20। यहाँ वाला अंक अगर
ये दोनों अंक यहाँ वाले मैच करते हैं, तब तो आपकी संचयी बारंबारता एवं सब चीज़ सही चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n/2 का मान निकालते हैं। तो पहले आप देखिए n का मान क्या है, n का मान 20 है, तो n/2 का मान क्या हो जाएगा, 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना मान आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो यह 10 है इस संचयी बारंबारता में खोजेंगे। ये 7 क्या बताता है कि यहाँ तक 7 पद तक आया है। 11 क्या बताता है, इसके बाद 11वें पद तक इस अंतराल में आएगा। फिर 13 क्या बताता है, 13 तक, 11 के बाद 12 आएगा या 13 आएगा तो इस अंतराल में पड़ेगा। संचयी बारंबारता ही बताती है। 7 तक केवल 0 से 10 अंतराल में पड़ेगा। 7 के बाद जितना अंक आएगा वो इस वाले अंतराल में पड़ेगा। तो आप देखिए 10 आ रहा है, 7 से ज़्यादा है तो इस वाले, और 11 से कम है तो इस अंतराल में पड़ेगा। इस अंतराल में जब पड़ेगा तो यह संचयी बारंबारता 11 के अंतर्गत आता है। ठीक ना। तो इसका माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, इसी कॉलम में हम लोग चले जाएंगे माध्यिका वर्ग, इस वर्ग के पास। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 10 से 20 आ जाएगा। 10 से 20 में ये इसकी निम्नतम सीमा है, ये इसकी उच्चतम सीमा। इसको आप कहते हो लोअर लिमिट, अपर लिमिट। यल का मान ही लोअर लिमिट होती है, यल बराबर 10 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसी को माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। यच का मान 10 कैसे आया, यच का मान इन सभी अंतरालों में 10-10 का गैप है। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। तो अगर ये सब में समान है तब तो यच का मान 10 आएगा। अगर समान नहीं है तो आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। और एफ का मान क्या लेंगे, लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जिसमें माध्यक वर्ग पड़ रहा है वो बारंबारता आप लेंगे 4। एफ का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन सा था, माध्यक वर्ग ये वाला था। इसके ठीक पहले कौन सा पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, यही सी एफ का मान पड़ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर कितना हो गया, 7। अब माध्यिका का सूत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F गुणे एच। यल का मान कितना है, 10 है, 10 रख दीजिए, प्लस लगाइए, ब्रैकेट लगा दीजिए। n/2 का मान यहाँ पर आप निकाले हैं, n/2 बराबर 10 आया है। कितना आया है, 10 आया है। इस मान को रख दीजिए इसमें आप, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस CF का मान कितना है, 7 रख दीजिए। फिर बटे एफ का मान कितना है, 4, इस 4 को रख दीजिए यहाँ पर। गुणे एच का मान कितना है, 10 है, 10 मान यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए तो क्या आएगा आपका आएगा 10 + 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, 3/4 हो गया गुणे 10। अब इसका गुणा हम इसमें नहीं करने लगेंगे, इसका गुणा केवल इसी ब्रैकेट में है। तो 10 गुणा 3 में करेंगे 30/4 हो जाएगा, 10 + 30/4। 30/4 को आप हल करेंगे 7.5 आएगा। 10 ऑलरेडी लिखा है, 7.5 जोड़ेंगे तो 17.5 आएगा। तो आपका क्या हुआ, ये हल आपका हुआ। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। इसमें 6 प्रश्न पूछा जाता है, केवल 5 करना रहता है। हम आपको 6 प्रश्न करवा लिए। आप लोग अपने आंसर शीट में क्या लिखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप आंसर को मिला लेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, मेरे द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल दीपक एग्जामशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।